हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का तनु क्लासेस 8 को में। तो आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं समष्टि अर्थशास्त्र का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है परिचय। इसी का आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर का थ्योरी एक्सप्लेनेशन पार्ट 1 और पार्ट 2 में कवर किया है। जो भी पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं, उसका लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से आप आराम से कवर कर सकते हैं। चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग है और इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में जो भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी एमसीक्यू पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि आपको थ्योरी पहले पढ़ा दिया गया है, इसलिए सभी क्वेश्चन का आंसर को मेरे साथ कमेंट करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एट फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन है। पूछा गया है कि महामंदी किस वर्ष से घटित हुई। ठीक है, महामंदी किस वर्ष से घटित हुई थी, तो हम लोग जानते हैं कि 1929 से लेके 1930 तक महामंदी घटित हुई, या फिर महामंदी का जो काल है 1929 से 1930 तक है। क्यों आई थी महामंदी? अमेरिका का शेयर मार्केट गिर गया था। क्यों गिरा था? क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है 1914 से लेकर 1918 तक चला था। 1918 के बाद जैसे वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, तो उस स्थिति में कंपनी और उद्योग जो है सामान बनाते थे, जो भी ऑब्जेक्ट वस्तुओं का निर्माण करते थे, उसका निर्माण यानी डिमांड घटने लगा, उसका मांग घटने लगा मार्केट के लेवल पर। ठीक है, जिसके कारण वहां क्या आ गई? आर्थिक महामंदी आ गई। ठीक है, आर्थिक महामंदी बोले या फिर महामंदी बोले, बात सेम ही है। तो महामंदी 1929 से लेकर 1930 तक चली थी। ऑप्शन आपको क्या करना है? ए राइट आंसर करना है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर करना है। अमेरिका में क्या हुआ था? बेरोजगारी का दर बढ़ गया था। ठीक है, 3 से 25% तक वहां बेरोजगारी आ गई थी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्षेत्र के अधीन है, मतलब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन आता है। 2022 में एनुअल एग्जाम में पूछा गया है। तो आप लोग पढ़े हैं कि पशुपालन, मत्स्य पालन, आखेटन, कृषि, ये सारा जो क्षेत्र है प्राथमिक क्षेत्र का प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यानी कृषि जो है आपका प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आता है। कृषि के अंतर्गत जो भी चीज का उपजाऊ होता है, उत्पादन होता है, वो सारा चीज जो है प्राथमिक सेक्टर के अंतर्गत आएगा। तो ऑप्शन आपको क्या करना है? ए राइट आंसर करना है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सेवा तृतीय क्षेत्र से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सेवा तृतीय क्षेत्र से संबंधित है? सेवा यानी सर्विस की बात की जाती है। खनन तो आपका प्राथमिक क्षेत्र में आएगा, निर्माण आपका द्वितीय क्षेत्र में आएगा, क्योंकि निर्माण क्षेत्र के नाम से द्वितीय क्षेत्र को जाना जाता है, या फिर उसको विनिर्माण क्षेत्र भी कहते हैं, मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। ठीक है, उसके बाद पशुपालन आपका प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। संवाद का मतलब होता है इंफॉर्मेशन यानी सूचना। वाहन का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह भेजना, या फिर एक जगह से दूसरे जगह भेजने के साधन। ठीक है, संवाद वाहन यानी सूचना को बनाना और एक जगह से दूसरे जगह भेजना, या फिर सूचना को प्राप्त करना या फिर भेजना, ये दोनों जो है ये क्या है? एक प्रकार का तृतीय सेक्टर के अंतर्गत आएगा। यानी संवाद वाहन जो है एक ऐसा सेवा है, ऐसा सर्विस है जो तृतीय क्षेत्र यानी टर्सरी सेक्टर के अंतर्गत आएगा। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि माइक्रोस निम्न में से किससे संबंधित है। माइक्रो होगा यहाँ। ठीक है, माइक्रो निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये एक प्रकार का ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है सूक्ष्म यानी छोटा, जैसे कि माइक्रो अर्थशास्त्र आप लोग पढ़ाया गया, सॉरी माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको पढ़ाया गया, जिसको व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी बोले जाते हैं, जिसमें किसी एक यूनिट का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र अध्ययन क्षेत्र है। मैंने आप लोगों को सूक्ष्म अर्थशास्त्र हम लोग पढ़े हैं, टोटल 6 चैप्टर हम लोगों ने कवर किया है सूक्ष्म अर्थशास्त्र इन व्यष्टि अर्थशास्त्र में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो इसमें जो अध्ययन किया जाता है मूल्य निर्धारण का, बिल्कुल किसी चीज का मूल्य क्या होगा उस चीज का निर्धारण किया जाएगा आपका समष्टि व्यष्टि अर्थशास्त्र में। उत्पादन फलन, इसका भी उत्पादन फलन के बारे में भी आप लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र में पढ़े हैं। वितरण और उत्पादन के साधनों के प्रयोग व कुशलता, बिल्कुल ये भी हो जाएगा। इनमें से सभी आपको राइट आंसर करना है। इनमें से सभी मतलब तीनों पॉइंट है, यानी वितरण, उत्पादन के साधन का प्रयोग, कैसे उसको प्रयोग करना है, कैसे उसका किस प्रकार से उसका प्रयोग किया जाए जिससे ज्यादा से ज्यादा साधन की अर्जन हो, ज्यादा से ज्यादा आय का प्राप्ति हो। तो ये सारा चीज का जो स्टडी किया जाएगा वो किया जाएगा सूक्ष्म अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी आर्थिक समस्याओं का प्रमुख कारण क्या है। सभी आर्थिक समस्या का प्रमुख कारण क्या है? प्रचुरता नहीं। अगर आर्थिक साधन अगर होगी, हमारे पास अगर साधन अगर होगी, तो वो एक प्रकार के हमारे पास कोई भी मतलब प्रॉब्लम नहीं आएगा, कोई भी आर्थिक समस्या नहीं आएगा। ठीक है, सुविधा अगर होगी तो कोई आर्थिक समस्या नहीं आएगा। दुर्लभता, बिल्कुल सभी समस्या का, आर्थिक समस्या का जो प्रमुख कारण है वो दुर्लभता है। दुर्लभता का मतलब होता है जो जल्दी ना मिले, जिसका कमी हो। ठीक है, संसाधन का कमी है, संसाधन का कमी है ना, लिमिटेड में है। अगर दुर्लभता की जगह आपको सीमितता दे दे तो आपको सीमितता टिक करना है, या फिर दुर्लभता देगा, दोनों में से कोई एक देगा तो उनमें से आपको टिक करना है दुर्लभता, या अगर सीमितता रहेगा तो सीमितता आपको टिक करना है। लिमिटेशन
एंड क्या होता है एक तरह से आपका दुर्लभता, ये दोनों के कारण क्या है आर्थिक समस्या होती है। अगर लिमिट नहीं होगा, अनलिमिटेड हमारे पास रिसोर्सेज होंगे, अनलिमिटेड संसाधन होंगे, तो वहां आर्थिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ऑप्शन को क्या करना है, सी राइट आंसर करना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि समष्टि अर्थशास्त्र के अभिकर्ता क्या करने का प्रयास करते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र के अभिकर्ता क्या करने का प्रयास करते हैं, 2021 का एनुअल एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा 7th नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जनता के कल्याण को अधिकतम करने का प्रयास करते हैं। मैंने आप लोगों को पढ़ाया कि समष्टि अर्थशास्त्र में क्या किया जाता है कि ऐसे ऐसे रूल्स फॉलो किए जाते हैं जिससे देश का आर्थिक विकास हो सके। तो देश का आर्थिक विकास, किसका आर्थिक विकास, तो देश का अगर आर्थिक विकास होगा तो वहां जनता का आर्थिक विकास होगा, मतलब कल्याण होगा। तो जनता के कल्याण को अधिकतम करने का प्रयास किया जाता है समष्टि अर्थशास्त्र के अभिकर्ता द्वारा। ठीक है, तो समष्टि अर्थशास्त्र के अभिकर्ता क्या करने का प्रयास करते हैं, जनता के कल्याण को अधिकतम करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र आप लोग पढ़े हैं कि मार्शल के अनुसार जो है अर्थशास्त्र क्या है, मानव कल्याण का विज्ञान है, तो उसी चीज को फॉलो करती है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है कि किस अर्थव्यवस्था में निजी स्वामित्व होता है, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया जाता है। आप लोग जानते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है इसमें निजी सेक्टर यानी प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया जाता है। बाकी मिश्रित जो है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसमें दोनों सेक्टर प्राइवेट एंड सरकारी, यानी निजी और एक तरह से आपका जो प्राइवेट है और सरकारी गवर्नमेंट सेक्टर है, दोनों मिलकर के काम करते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था में। जैसे कि भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, समाजवादी अर्थव्यवस्था, रशिया की अर्थव्यवस्था सामाजिक ढांचे पर कार्य करती है, सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने का कार्य करती है। ठीक है, तो ऑप्शन आपको क्या करना है, ए राइट आंसर करना है। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक मिश्रित अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं का समाधान किसके द्वारा होता है। केंद्रीय समस्या आप जानते हैं कि किसका उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए और क्या उत्पादन किया जाए। ठीक है, क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए। मेन 3 केंद्रीय समस्या आपको पढ़ाया गया है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आप लोग पढ़े हैं और थ्योरी में भी आपको पढ़ाया गया है। ठीक है, तो केंद्रीय समस्याओं का समाधान किसके द्वारा होता है। ठीक है, तो बाजार तंत्र द्वारा या फिर योजना तंत्र द्वारा, कीमत पर नियंत्रण द्वारा, बिल्कुल तीनों के माध्यम से। बाजार तंत्र अगर मार्केट सिस्टम पर अगर कहीं ना कहीं अगर सुधार लाएगा तो वहां केंद्रीय समस्याओं का समाधान हो जाएगा। योजना तंत्र सरकार की तरफ से कोई भी प्लान लाई जाएगी, कोई भी सिस्टम लाया जाएगा, जैसे कि जीएसटी लगाया गया भारत सरकार द्वारा 2017 में। ठीक है, तो उसी प्रकार अगर बहुत सारे नियम लगाए जाएंगे, सिस्टम में अगर सुधार किया जाएगा तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो भी केंद्रीय समस्या है वो सारा चीज का समाधान हो जाएगा। ठीक है, कीमत पर नियंत्रण कर द्वारा, यानी सरकार कीमत पर नियंत्रण करेगी। कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी मार्केट में वस्तु बेची जा रही है तो उस पर नियंत्रण किसको रखना चाहिए, सरकार को रखना चाहिए। ये नहीं कि दलाल एकदम मार्केट में कुछ से कुछ कीमत मांग रहे हैं, कुछ से कुछ कीमत पर वस्तु को बेच रहे हैं, तो उस पर भी कंट्रोल होना जरूरी है। ठीक है, तो ये सब जो है केंद्रीय समस्या को समाधान करने का एक तरह से बोल सकते हैं एक प्रकार का यूनिट है, एक प्रकार का माध्यम है। ये सारे के द्वारा, ये तीनों के द्वारा मिश्रित अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं का हल किया जा सकता है, समाधान किया जा सकता है। ठीक है, तो इनमें से सभी आपको डी राइट आंसर करना है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाएं कैसी अर्थव्यवस्था है। तो विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाएं कैसी अर्थव्यवस्था, लगभग अगर देखेंगे तो सभी अर्थव्यवस्था जो है वो क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर और निजी, प्राइवेट सेक्टर और सरकारी सेक्टर लगभग दोनों मिलकर के सहसंबंधित होकर के लगभग अभी के युग में, अभी जब से वैश्विक अर्थव्यवस्था अपने अस्तित्व में आई है तो लगभग सभी अर्थव्यवस्था क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था बन गई है। ठीक है, तो ऑप्शन आपको सी राइट आंसर करना है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि वस्तुओं और सेवाओं की कीमत और मात्राएं किस अर्थव्यवस्था की शाखा में निर्धारित होती है। वस्तुओं और सेवाओं की कीमत और मात्राएं, मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो मूल समस्या है कीमत का निर्धारण करना। किसी भी वस्तु या फिर किसी भी सेवा का कीमत क्या होगा, ये चीज का निर्धारण कर लिया जाता है आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र में। किसमें, व्यष्टि अर्थशास्त्र में। तो ऑप्शन आपको क्या करना है, बी राइट आंसर करना, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी समष्टि अर्थशास्त्र जो हो वो क्या है, सामाजिक कल्याण पर जोर देती है, सामाजिक विकास पर या फिर आर्थिक विकास पर, या देश के विकास पर, देश के आर्थिक विकास पर जोर देती है समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, तो किसी चीज या फिर किसी वस्तु या फिर सेवा का कीमत क्या होगा, कितनी मात्रा का कीमत कितना होगा, ये सारे चीज का जो डिस्कशन होगा, निर्धारण होगा, वो व्यष्टि अर्थशास्त्र में होगा। ठीक है, तो इनमें से आपको नहीं करना है। ठीक, यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, सभी क्वेश्चन का आंसर को कमेंट करेंगे। चलिए बहुत अच्छी बात है, आप लोग कमेंट कर रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस ऑफ द पीस
किसके द्वारा लिखे गए इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेज ऑफ द पीस। मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कि जॉन मेनार्ड किन्स के द्वारा इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेज ऑफ द पीस ये लिखा गया। ये आपका एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है। हमको पता था कि ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी नहीं दिया गया है सिलेबस में। आपका जो मतलब आपका जो थ्योरी है एनसीईआरटी में उसमें आपको नहीं दिया गया ये बुक के बारे में, लेकिन मैंने आप लोगों को पढ़ाया है थ्योरी में। जो पढ़े होंगे, जो नोट बनाए होंगे तो उनको याद होगा। और इसी बुक में उन्होंने ये भविष्यवाणी कर दी थी कि 1914 से 1918 तक जो वर्ल्ड वॉर चला, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1918 तक, ये बुक उन्होंने लिखा, ठीक है, जॉन मेनार्ड किन्स साहब ने। और यही बुक में उन्होंने कह दिया था कि वर्ल्ड वॉर जो 1918 में जो खत्म हुआ है ना, यानी सभी देशों के बीच जो समझौता हुआ है, तो ये ज्यादा समय तक टिकने वाला नहीं है। फिर आगे चल के वर्ल्ड वॉर होगा ही, मतलब आगे चल के फिर युद्ध छिड़ेगा, ठीक है। ये मतलब उस टाइम भविष्यवाणी कर दी थी उन्होंने, और इनका भविष्यवाणी सही भी हो गया। 1939 में फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, और 1945 तक खूब एकदम रेलाई चला, ठीक है, खूब एकदम धुआंधार वर्ल्ड वॉर चला, सेकंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945 तक, ठीक है। तो इन्होंने जो मतलब गेस किया था, जो इन्होंने क्या कहता है कि एक तरह से भविष्यवाणी की थी, तो वो 1939 में फिर से सही हो गया। 1918 में जैसे मतलब संबंधित होकर के चलो भाई इतना लड़ाई मार नहीं करना है, सबके सभी देशों के बीच समझौता हो गया, लेकिन इन्होंने अपने बुक में छाप दिया, कह दिया पूरा दावा के साथ कि आगे चल के ये समझौता टिकने वाला नहीं है, फिर विश्व शांति भंग होने वाली है, ठीक है। ये इन्होंने भविष्यवाणी की थी, ठीक है। तो ये लोग काफी ज्यादा एजुकेटेड थे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि निम्न में से कौन आर्थिक समस्या है। 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया, आर्थिक समस्या कौन होगा भाई? सीमित संसाधन, या फिर अनंत इच्छाएं, या फिर आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सीमित साधनों का उत्कृष्ट उपयोग, ठीक है। इनमें से कोई नहीं। देखिए मैंने आप लोगों को बताया है कि अभी जस्ट एक क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया कि जहां आपको दुर्लभता आए और सीमितता आए, ठीक है, जहां दुर्लभता है और सीमितता है, तो वो एक प्रकार का आर्थिक समस्या है। लेकिन इनके अलावा और भी है कि आवश्यकता की पूर्ति के लिए सीमित साधनों का उत्कृष्ट उपयोग, ठीक है, ये भी एक प्रकार का क्या है, आर्थिक समस्या है। ये भी आर्थिक समस्या से सभी अर्थव्यवस्था को झेलनी पड़ती है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है, सिंपल और आसान क्वेश्चन है, पूछा गया कि अर्थव्यवस्था में निम्न में से किस में सरकार की भूमिका नहीं होती है? कानून लागू करवाना, आधारभूत संरचनाओं का निर्माण, या फिर लाभ कमाना, या फिर सामाजिक कल्याण का कार्य करना। आप देखिए सरकार इनमें से कौन सा कार्य नहीं कर सकती? कानून लागू करवाने का कार्य तो सरकार का होगा, बिल्कुल। आधारभूत संरचनाओं का अगर निर्माण अगर सरकार अगर हेल्प नहीं करेगी आधारभूत संरचना का निर्माण करने में, तो वहां क्या आधारभूत संरचना का निर्माण हो पाएगा? सरकार अगर ये नहीं देगी, अगर कोई एक तरह से फंड वगैरह नहीं देगी, तो वहां कुछ नहीं निर्माण हो पाएगा, ठीक है। जैसे कि आधारभूत संरचना, सड़क का निर्माण होना, हवाई अड्डे का निर्माण होना, ठीक है, उद्योग का स्थापना होना, ये क्या है? आधारभूत संरचना। इसका अगर निर्माण नहीं होगा, इसमें अगर सरकार अगर हाथ नहीं देगी, तो वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसमें भी सरकार की भूमिका होना जरूरी है। और सामाजिक कल्याण में तो होना ही है, सामाजिक कल्याण का कार्य करना तो सरकार का काम ही है, ठीक है। बाकी लाभ कमाना, यानी आप कितना प्रॉफिट कमाते हैं, आप कितना दिन में कमाते हैं, इसमें कोई सरकार का हस्तक्षेप नहीं होगा। तो अर्थव्यवस्था में इनमें से निम्न में से किसमें सरकार की भूमिका नहीं है? तो लाभ कमाना। आप लाभ कमाते हैं, कितना रुपया कमाते हैं, आपके गार्जियन घर में कितना रुपया कमाते हैं, नहीं कमाते हैं, क्या उनमें सरकार की हस्तक्षेप होती है? नहीं होती है, ठीक है। तो लाभ कमाना सरकार की भूमिका नहीं है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का क्षेत्र क्या होता है? समष्टि अर्थशास्त्र पूरा आप लोग चैप्टर अगर 1 पढ़े हैं ना, तो आप लोग को अच्छा तरह से समझ में आएगा कि व्यक्तिगत उत्पादन स्तर, या फिर व्यक्तिगत आय, या फिर व्यक्तिगत कीमत, या फिर संपूर्ण अर्थव्यवस्था का उत्पादन, आय तथा कीमतों का स्तर। देखिए मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कि व्यक्तिगत की जहां बात आती है, व्यक्तिगत अगर यानी किसी पर्सनल व्यक्ति या फिर किसी पर्सनल उत्पादक का अगर बात किया जाए, उसके इनकम का बात किया जाए, उसके वस्तु का बात किया जाए, तो वो व्यष्टि अर्थशास्त्र में आपको करना है। क्योंकि व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है किसी एक यूनिट का अध्ययन करती है, किसी एक यूनिट के आर्थिक क्रियाएं यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी का अध्ययन करती है, ठीक है। तो बाकी संपूर्ण अर्थव्यवस्था, पूरे अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्तर कितना है, आय कितना है, जीडीपी कितना है, जीएनपी कितना है, उसके बाद एनएनपी कितना है, ये सारा चीज का जो स्टडी किया जाएगा ना, वो आपका समष्टि अर्थशास्त्र में होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन महामंदी का लक्षण नहीं है? 2021 में क्वेश्चन पूछा गया, महामंदी का लक्षण नहीं है, नेगेटिव सेंटेंस है। बहुत सारे बच्चे नहीं को नहीं पढ़ते हैं, लेकिन गलत करके निकल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 60 का हो जाएगा कीमत का बढ़ता स्तर। ये जो है महामंदी का लक्षण नहीं है। उत्पादन गिर जाती है, उत्पादन में गिरावट। महामंदी अगर आएगी तो बाजार में वस्तु का तो डिमांड नहीं होगा ना। महामंदी अगर आएगी तो बाजार में यानी मार्केट में वस्तु का डिमांड नहीं होगा, पब्लिक खरीदेंगे ही नहीं, पैसा नहीं होगा उनके पास, तो वहां फैक्ट्री क्या करेगा? उत्पादन करके वो अपना उत्पादन रेट को गिरा देगा, तो उत्पादन में गिरावट आती है, बाजार में वस्तुओं की मांग में कमी आती है। यही तो मेन प्रॉब्लम है। बढ़ती बेरोजगारी दर, अगर गिरावट आएगी मार्केट में
यहाँ अगर कंपनी अगर वस्तु का उत्पादन कम कर देगा तो मजदूर लोग के पास क्या होगा, बेरोजगारी आएगी, तो बेरोजगारी बढ़ेगी। ठीक है, ये तीनों होता है महामंदी का लक्षण, और कीमत का बढ़ता स्तर ये महामंदी का लक्षण नहीं होता है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों का स्वामित्व किस क्षेत्र के पास होता है। 2021 में क्वेश्चन पूछा गया, तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों का स्वामित्व, मैंने आप लोगों को पढ़ाया है परिवार क्षेत्र के बारे में, फैमिली फैमिली होल्डर के बारे में। ठीक है, सेकंड चैप्टर में आप लोग पढ़ेंगे, मिस्टेक हो रहा है। ठीक है, सेकंड चैप्टर परिवार क्षेत्र, तो परिवार क्षेत्र में जो जितने भी परिवार के लोग होते हैं ना, वो उत्पादक भी होते हैं, श्रमिक भी होते हैं, और एक तरह से कार्यकर्ता भी होते हैं। ठीक है, यानी आपके घर में कोई एक आपका गार्जियन का एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। ठीक है, आपके गार्जियन क्या करते हैं, उत्पादक कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे, क्योंकि आपके गार्जियन के पास कोई जमीन है, वह खेती करते हैं, या फिर कोई फैक्ट्री है, या फिर कोई दुकान है, तो वो भी एक प्रकार का क्या है, उत्पादक है। यानी कोई चीज का निर्माण अगर करती है, कोई चीज का उत्पादन करती है, तो वो भी क्या है, उत्पादक है। तो परिवार क्षेत्र में क्या होता है, उत्पादक भी होता है। आपके परिवार क्षेत्र में, आपके परिवार में, फैमिली में हर कोई तो हर चीज का मालिक नहीं है, कोई कोई दूसरी कंपनी में जाके काम भी करता होगा, बाहर में जाके काम भी करता होगा, दूसरे के पास जाके काम भी करता होगा, तो वो क्या है, श्रमिक है। तो परिवार में श्रमिक और उत्पादक दोनों होते हैं। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों का स्वामित्व किस क्षेत्र के पास होता है, परिवार क्षेत्र के पास होता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अर्थव्यवस्था का द्विक्षेत्रीय मॉडल, अर्थव्यवस्था का त्रिक्षेत्रीय मॉडल, अर्थव्यवस्था का चतुर्थ क्षेत्रीय मॉडल, ये आपको पढ़ाया जाएगा सेमेस्टर अर्थशास्त्र का चैप्टर सेकंड में। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट है आपका कि अर्थव्यवस्था में निवेश का कार्य किस क्षेत्र द्वारा होता है। निवेश का कार्य जो होता है किस क्षेत्र के द्वारा होता है, ये होता है उत्पादक क्षेत्र के द्वारा। किसके द्वारा, फॉर्म के द्वारा ये निवेश का कार्य होता है। अब देखिए किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, मैंने आप लोगों को पढ़ाया कि मार्शल जो है, मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। रॉबिन्सन के अनुसार अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान है। इनके अनुसार, रॉबिन्सन के अनुसार चयन का विज्ञान, मार्शल के अनुसार मानव कल्याण का विज्ञान, और एडम स्मिथ के अनुसार धन का विज्ञान, यानी इकोनॉमिक्स इज अ वेल्थ ऑफ साइंस, साइंस ऑफ वेल्थ। ठीक है, इसी तरह से आपको याद रखना है, एडम स्मिथ हो जाएंगे। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो अर्थशास्त्र के क्या है, पिता माने जाते हैं अभी वर्तमान में। ठीक है, अब देखिए पूछा गया है कि आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है, तो ये हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा एक तरह से चुनाव की समस्या, उपभोक्ता चयन की समस्या, फॉर्म चयन की, उपभोक्ता चयन की समस्या होगा। क्या होगा, उपभोक्ता चयन की समस्या नहीं, ऑप्शन एक तरह से मिस्टेक हो रहा, प्लीज चुनाव की समस्या होगा। क्या होगा, चुनाव की समस्या, ऑप्शन आपका यहाँ ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए पूछा गया कि सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले जो थे वो कौन थे, रैगनर फ्रिश थे। ठीक है, कौन, रैगनर फ्रिश। ऑप्शन आपका 21 का डी राइट आंसर हो जाएगा, 21 का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों अस्तित्व में पाए जाते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था में, आप लोग पहले से ही पढ़ के आ रहे हैं, 10th क्लास में भी ये चीज आप लोग पढ़े हैं। किस अर्थव्यवस्था में निजी संपत्ति के अस्तित्व एवं प्रधानता पाई जाती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 23 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए आसान और सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, कह रहा है कि किस अर्थव्यवस्था में निजी संपत्ति के अस्तित्व एवं प्रधानता, मिस्टेक हो रहा, प्लीज 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 1 सेकंड। ठीक है, अब देखिए किस अर्थव्यवस्था में निजी संपत्ति और सार्वजनिक क्षेत्र का दोनों का सहअस्तित्व, दोनों यानी दोनों निजी और सार्वजनिक, तो वो हो जाएगा मिश्रित। अब यहाँ सिर्फ दिया है निजी दिया है, हम सोचे कि यहाँ सार्वजनिक भी दिया होगा। ठीक है, तो निजी संपत्ति के अस्तित्व का जो अस्तित्व पाया जाएगा वो पूंजीवादी में, किसमें, पूंजीवादी में। ठीक है, अब देखिए यानी यहाँ का क्या हो जाएगा, बी नहीं होगा, बी करके आपको बी कट कर देना है, बी नहीं होगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है। मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कि किस चीज का उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, और किसके लिए उत्पादन किया जाए। मेन 3 ही है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या, बाकी ये जनरल समस्या है, यानी आर्थिक समस्या, साधनों का आवंटन, साधनों का कुशलतम प्रयोग, आर्थिक विकास, इनमें से सभी नहीं होगा। ऑप्शन आपका इनमें से सभी नहीं होगा, यहाँ आपका होगा नन ऑफ दिस। क्या होगा, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है, यहाँ होगा नन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं होगा, यहाँ से इनमें से कोई नहीं है। क्वेश्चन भी मिस्टेक हुआ थोड़ा सा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन करता है, किस चीज का अध्ययन करता है। मैंने आप लोगों को चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का चैप्टर फर्स्ट में कि व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन करता है, यानी किसी एक फॉर्म, किसी एक उत्पादक, किसी एक व्यक्ति के आर्थिक क्रियाकलाप का अध्ययन करता है। तो 25 का ए राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए पूछा गया कि एक व्यक्ति के पास संसाधन होते सीमित होते हैं, भाई अंबानी हो या अडानी हो या फिर कोई बड़े बड़े धनी व्यक्ति हो, उसके पास सीमित में साधन होते हैं, गिनने के तो लायक है ना, $1 बिलियन, $2
मिलियन डॉलर, $1 मिलियन, $10 मिलियन। तो डॉलर जो मिलियन में लग जाता है वो भी तो कहीं 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 ना कहीं लिमिट में क्रॉस तो नहीं करता ना, कहीं ना कहीं लिमिट में आ जाता है ना, गिन तो सकते हैं। तो किसी भी व्यक्ति के पास, किसी भी देश के पास साधन जो होता है ना, वो सीमित में होता है, और यही है सीमितता जो है आर्थिक, एक तरह से आर्थिक समस्या है। तो ऑप्शन आपको क्या करना है, बी राइट आंसर करना है। आपके पास कितना पैसा है, आपके गार्जियन के पास कितना पैसा है, गिन सकते हैं, करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख। तो वो क्या है, लिमिटेड में है ना, अनलिमिटेड में नहीं है। अनलिमिटेड अगर होता तो आप मेरा क्लास देखते, नहीं देखते मेरा क्लास अभी, ठीक है, क्योंकि अनलिमिटेड पैसा आ रहा तो खाइए बैठ करके, क्या करना है पढ़ाई लिखाई से, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए पूछा गया है, सिंपल और आसान क्वेश्चन है आपका, कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या का समाधान होता है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्या का अगर समाधान होता है, पूंजीवादी की बात की जाती है जैसे कि अमेरिका का, तो पूंजीपतियों द्वारा, ठीक है, क्योंकि उसमें कब्जा होता है, निजी क्षेत्रों को इसमें बढ़ावा दिया जाता है, तभी तभी तो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो भी केंद्रीय समस्या होगी, तो उसका अगर निर्धारण, उसका अगर समस्या का समाधान करेगा तो पूंजीपति के द्वारा, उद्योगपति के द्वारा किया जाएगा। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए पूछा गया है, सिंपल और आसान क्वेश्चन है, कि वह तालिका जिसमें उपभोक्ता द्वारा विभिन्न कीमतों पर मांगी गई मात्राओं को दर्शाया जाता है, यानी एक तरह से मांग और कीमत, यहाँ देखिए मांग और कीमत, मांग और कीमत के बीच के संबंध को दर्शाने वाले फलन यानी अनुसूची को क्या बोले जाते हैं, मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, उसको बोलता है उपभोक्ता मांग अनुसूची। यानी किस कीमत पर उपभोक्ता कितनी वस्तु का मांग करती है, कौन सी वस्तु का मांग कितने मात्रा पर करती है, इसी चीज को दर्शाया जाता है उपभोक्ता मांग अनुसूची में। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उपभोक्ता मांग अनुसूची एक ऐसा अनुसूची है जिसमें मांगी गई मात्रा, यानी किसी वस्तु या सेवा की मांगी गई मात्रा उपभोक्ता के द्वारा किसी कीमत पर दर्शाया जाता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आपका पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन से आर्थिक क्रियाएं अर्थव्यवस्था की अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है, ठीक है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा असीमित आवश्यकताओं से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं, बिल्कुल ये भी होगा, और सीमित साधनों के जुड़ी आर्थिक क्रियाएं, बिल्कुल ये भी होगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ सी करेक्ट आंसर करना है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पूछा गया है कि निम्न में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है, भूमि भी आपका उत्पत्ति का साधन है, उसके बाद आपका मुद्रा भी, मुद्रा या फिर पूंजी, मुद्रा नहीं होगा, श्रम तो आपका उत्पत्ति का साधन होगा, पूंजी होगा, ठीक है। जब पूंजी आ गया तो मुद्रा कैसे होगा, पूंजी का मतलब ही होता है पैसा, मुद्रा, धन, ठीक है। तो मुद्रा आपको नहीं रखना है, करेंसी आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, जो उत्पादन के साधन नहीं है, भूमि, श्रम, पूंजी। उसके बाद आपका 2 साधन और आते हैं, वो चीज आपको कमेंट करके बताना है कि क्या आते हैं, ठीक है। आप देखिए नेक्स्ट आपका स्क्रीन पर है कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है, यहाँ पे इनमें से कोई नहीं आपको करना है, नन ऑफ दिस आपको करना है। ऑप्शन आपका डी होगा, नन ऑफ दिस आपका नहीं दिया गया है ऑप्शन डी में, ठीक है, नन ऑफ दिस, ठीक है। आप कमेंट करके बताएंगे यहाँ नहीं होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि व्यष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन करता है, कितने बार मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र किसी एक विशिष्ट फर्म का अध्ययन करता है। अब देखिए वह तालिका जिसमें उत्पादक द्वारा विभिन्न कीमतों पर बेची गई मात्राओं को दर्शाया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, मैंने आपको जस्ट अभी पढ़ाया, जस्ट अभी इस क्वेश्चन को मैंने अभी सोल्व किया। तो उत्पादक पूर्ति अनुसूची क्या हो जाएगा, उत्पादक पूर्ति अनुसूची, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए निम्न में किस अर्थव्यवस्था में कीमत एवं नियोजन तंत्र मिलकर केंद्रीय समस्याओं का समाधान करते हैं, कीमत और नियोजन तंत्र, ठीक है, दोनों मिलकर के केंद्रीय समस्या का सोल्व करेगा, केंद्रीय समस्या को सोल्व करेगा, समाधान करेगा, ठीक है। तो यहाँ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होगा, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए पूछा गया कि विभिन्न कीमतों पर बाजार में मौजूद सभी उत्पादकों द्वारा बेची जाने वाली मात्राओं को दर्शाने वाले तालिका को क्या कहते हैं, ठीक है। बाजार में जितने सारे उत्पादक हैं, जितने सारे फर्म के मालिक हैं, कंपनी के मालिक हैं, तो वो वस्तु को बेचते हैं, मात्राओं को बेचते हैं, कितनी मात्रा को बेचते हैं, कितने कीमत पर बेचते हैं, ये दोनों के बीच का जो संबंध जो दर्शाता है उसको बोलते हैं बाजार अनुसूची। क्या बोलते हैं, बाजार पूर्ति अनुसूची, यानी ऑप्शन आपका यहाँ सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए पूछा गया है कि निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या नहीं है, ठीक है, क्या उत्पादन किया जाए, ठीक है, किस विधि से उत्पादन किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए, यह है आपका केंद्रीय समस्या। विदेश व्यापार कैसे बढ़े, ये आपका केंद्रीय समस्या नहीं है। विदेश व्यापार कैसे बढ़े, ये चीज डिपेंड करता है कि वो विदेश यानी वो देश के साथ देश का कैसा संबंध है, उसकी आर्थिक इकोनॉमी कैसा है, यानी इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है, डेवलप्ड है नहीं है, उसके पास क्या संसाधन है नहीं है, इस चीज पर डिपेंड करता है कि विदेशी व्यापार कैसे बढ़ाया जाए। तो विदेशी व्यापार बढ़ाने का भी तो एक सबसे बेस्ट तरीका है उदारवादी, ठीक है, यानी लिबरलिज्म, जो तरह से डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा लागू किया गया था। यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह जब देश के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने ये नियम को लागू किए थे, ठीक है। तो विदेश व्यापार इसी के द्वारा बढ़ाया जा सकता है, ये आपका केंद्रीय समस्या नहीं है। ऑप्शन आपको बी करेक्ट आंसर करना है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला है
कि विभिन्न कीमतों पर बाजार में मौजूद सभी उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी जाने वाली मात्राओं को दर्शाने वाले तालिका को क्या कहते हैं? तो इसको जो कहा जाता है, सिंपल सा एक वर्ड में कहते हैं बाजार मांग अनुसूची बोलते हैं उसको। क्या कहा जाता है? उसको बाजार मांग अनुसूची। अब देखिए पूछा गया है कि अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जा सकता है। बिल्कुल आप पढ़े हैं, अर्थव्यवस्था को जो वर्गीकृत किया जा सकता है जनरली, आप अर्थव्यवस्था की बात की जाती है दोस्तों। अब देखिए अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र नहीं, अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र क्या होता है ये मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है चैप्टर 1 परिचय में, ठीक है। आप लोग अगर नहीं पढ़े तो फिर भी कवर कर लीजिएगा, तभी आप चैप्टर का क्वेश्चन आंसर कीजिएगा, नहीं तो फिर आपको भय भ्रम का स्थिति में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जा सकता है, तो किसमें? दो पार्ट में। देखिए तो किया जा सकता है इसमें सभी में, पूंजीवादी बाजार अर्थव्यवस्था में के रूप में भी कर सकते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में कर सकते हैं, केंद्रीकृत या फिर समाजवादी अर्थव्यवस्था के रूप में कर सकते हैं, ठीक है। मान लें हम लोगों ने पढ़ाई है समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, तो तीनों के प्रकार पढ़े तो तीनों आपका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोग प्रयास करते हैं, आप लोग जो एक कस्टमर के रूप में, कोई भी लोग जो होते, कोई भी जो आदमी होता है वो प्रयास क्या करता है कि अपने संसाधनों का सर्वोच्च रूप से उपयोग करने का उपभोक्ता विकासशील विवेकशील होता है। मतलब जो भी संसाधन उसके पास होते हैं, जो भी चीज होते हैं, उसको ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करने के लिए वो सोचते हैं। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि उपभोग के वक्त विभिन्न वस्तुओं का चयन करते वक्त एक उपभोक्ता क्या करेगा, क्या चीज को देखेगा? तो वो चीज को देखेगा जब वो रुचि अभिरुचियों के अनुरूप यह चयन करता है, अपने रुचि अपने इंटरेस्ट के अनुसार वस्तु का चयन करता है, सिलेक्शन करता है कि हमको कौन वस्तु ज्यादा मतलब संतुष्टि प्रदान करेगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा अर्थव्यवस्था कभी वास्तविक विज्ञान है और कभी आदर्श विज्ञान है, ठीक है। तो आपको यहाँ करेक्ट आंसर करना 41 का, तो हो जाएगा आपका फ्रेडमैन ने, ठीक है। ये लाइन आप याद रखेंगे, अर्थव्यवस्था कभी वास्तविक विज्ञान है और कभी आदर्श विज्ञान है, ठीक है। और मार्शल के अनुसार आपको तो पता है मानव कल्याण का विज्ञान है, ठीक है। तो आपको ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए निम्न अर्थशास्त्री में से कौन कल्याणवादी विचारधारा के नहीं है, कल्याणवादी विचारधारा के नहीं है। 42 यहाँ जेबी क्रिस, जेबी यानी जॉन, जेबी से क्रिस हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो आपका मार्शल साहब है, ये है मार्शल साहब कहते ही है कि मानव कल्याण का विज्ञान है अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था सॉरी अर्थशास्त्र, ठीक है। पीगू या फिर कैनन ये तीनों हो जाएंगे, बाकी जेबी से आपको यहाँ ऑप्शन आपका बी ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित होती है, आप लोग पढ़ाए हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में छोटे छोटे चीज का अध्ययन किया जाता है, ये ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्यक्तिगत इकाई छोटे छोटे चर यानी कीमत क्या होगा, मांग क्या होगा, ये सब क्या है, चर है। व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण किसी एक व्यक्तिगत मतलब पर्सनल, ठीक है। आपको पढ़ाया गया कि किसी पर्सनली किसी एक व्यक्ति का किसी एक उत्पादक के आर्थिक क्रिया का अगर आपको अध्ययन करना है तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए पूछा गया है कि उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन तो आपको पढ़ाया ही गया, सूक्ष्म अर्थशास्त्र यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र का चैप्टर 2 याद कीजिए आप लोग, चैप्टर 2 व्यष्टि अर्थशास्त्र का पढ़े हैं ना आप लोग, उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत, तो आप लोग पढ़े हैं तो कैसे भूल जाते हैं आप लोग, ठीक है। तो उपभोक्ता का व्यवहार का अध्ययन किसमें किया जाता है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र में। अब देखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र का वैकल्पिक नाम क्या है, मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि किसी भी वस्तु या सेवा का कीमत का निर्धारण होता है, ठीक है, इसमें व्यष्टि अर्थशास्त्र में, ठीक है। तो कीमत सिद्धांत, व्यष्टि अर्थशास्त्र का वैकल्पिक नाम क्या है, कीमत सिद्धांत, इसको कीमत सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, ये कोई ऐसा चीज नहीं है जो आपका थ्योरी से बाहर है या फिर चैप्टर में जो हम लोग कवर किए तो उससे बाहर है, ठीक है। अब देखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं हैं, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र की जो शाखा होती है ना वो क्या होती है, ये तीनों हो जाएंगे, वस्तु कीमत निर्धारण, कीमत साधन कीमत निर्धारण, आर्थिक कल्याण, उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए उत्पादन के निम्न में से कौन से साधन है, तीनों हो जाएंगे, भूमि पूंजी और श्रम, तीनों हो जाएंगे, उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट है कि आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के संदर्भ में अर्थशास्त्र को दो शाखाओं में व्यष्टि और समष्टि में जो विभाजित किया है, तो ये कौन किया है, रैगनर फ्रिश साहब ने किया था। किसने, रैगनर फ्रिश साहब ने। 48 का ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र, ये बात किसने कहा था, मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कि अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान है, तो आपका किसका राइट, रॉबिन्सन के अनुसार क्या है, अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान है, यानी अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र है, ये चीज आप याद रखेंगे, रॉबिन्सन के अनुसार ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट है अर्थशास्त्र के जनक कौन है, बिल्कुल आप लोग को पढ़े हैं, 10th क्लास से ही पढ़े हैं, एडम स्मिथ है। अब देखिए पूछा गया कि अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा के जन्मदाता मार्शल साहब है। मार्शल साहब के अनुसार अर्थशास्त्र क्या है, मानव कल्याण का विज्ञान है, मैंने आप लोगों को कई बार पढ़ाया है।
ठीक है, किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है? मार्शल के अनुसार है। ऑप्शन आपका बी ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, वही क्वेश्चन को घुमा रहा है। अब देखिए नेक्स्ट है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? व्यक्तिगत परिवार, व्यक्तिगत फर्म, व्यक्तिगत उद्योग, इनमें से सभी। व्यक्तिगत जहां लग गया तो आपको समझ जाना है कि पर्सनल किसी एक व्यक्ति किसी एक यूनिट का अध्ययन किया जाता है, और पर्सनली किसी एक यूनिट का अध्ययन करने के लिए आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र का पेज पलटना पड़ेगा। अब देखिए नेक्स्ट आपका है कि अंग्रेजी शब्द का मैक्रो ग्रीक भाषा मैक्रो से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है व्यापक। क्या होता है? व्यापक, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्यापक का मतलब होता है बड़ा, यानी वृहद पैमाने पर। अब देखिए नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर सिंपल और आसान क्वेश्चन है कि किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिया जाता है? मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था या फिर पूंजीवादी या फिर समाजवादी। ठीक है, तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूंजीपतियों का इसमें कंट्रोल होता है, नियंत्रण होता है। ऑप्शन आपका बी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पूछा गया कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में किसका अध्ययन किया जाता है? तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा तीनों का, पूर्ण रोजगार, कुल उत्पादन और राष्ट्रीय आय। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंतर्गत यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र का समष्टि अर्थशास्त्र का चैप्टर 1 के अंतर्गत जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं वो सभी क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया, और सभी क्वेश्चन यूनिक है, सभी क्वेश्चन को याद रखने का प्रयास करेंगे क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको पूछा जाएगा और यही सब क्वेश्चन आएगा, आपको बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, इसलिए आप लोग सभी चीज को याद रखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये आपका यूनिक क्वेश्चन है, आप लोग अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए, चैप्टर 1 को कवर कीजिए, पार्ट 1 और पार्ट 2 को कवर कीजिए, तभी आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर फर्स्ट है। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों में एक बार जम करके प्लीज शेयर भी कर देंगे। ठीक है, रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।